मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो। कि तापमान क्या होता है, तापमान क्यों बढ़ता है या घटता है, इसके अलावे ये तापमान को बढ़ाने या घटाने में कौन कौन सी विधि है जिसके कारण से किसी स्थान का तापमान में बढ़ोतरी होती है या कमी होती है, और कौन कौन से कारक है जो इसे प्रभावित करता है। इन सभी चीजों का चर्चा हम लोग आज के डिस्कशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि तापमान होता क्या है, तापमान किसको कहते हैं या तापमान कैसे बढ़ता है। तो तापमान क्या है, तापमान को अगर समझें तो तापमान एक स्थिति है जो किसी वस्तु की स्थिति बताता है कि वह कितना गर्म है या ठंडा है, इसे ही हम तापमान कहते हैं। लेकिन ये तापमान बढ़ता और घटता कैसे है, तो ये तापमान किसी वस्तु में बढ़ता तब है जब उसमें कोई ऊष्मा डाला जाता है या ऊष्मा वो अवशोषित करता है तो उसके तापमान में वृद्धि होता है। अब ये ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक जो है यह है जो ऊर्जा है, इसका एक स्वरूप है। ऊर्जा का स्वरूप को ही हम ऊष्मा कहते हैं। ऊर्जा का स्वरूप है ना। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का स्वरूप है ऊष्मा। इंग्लिश में क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी का स्वरूप है। अलग अलग स्वरूप होता है एनर्जी का, उसमें एक स्वरूप है हीट। ये जो हीट है इसे हम कैलोरी में मापते हैं। हीट को कैलोरी इसका यूनिट है। अब ये कैलोरी क्या होता है, कैलोरी किसे कहते हैं, तो कैलोरी का डेफिनेशन ये है कि यदि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही हम कैलोरी कहते हैं, है ना। और ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल कहलाता है, जूल होता है। तापमान को जो हम लोग मेजर करते हैं वो अलग अलग, इसमें चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं या फ़ारेनहाइट में नापते हैं या केल्विन में नापते हैं। अलग अलग जो विद्वान थे उनके नाम पर उसे रखा है क्योंकि उन्होंने ये खोज किया था। डिग्री सेंटीग्रेड का, केल्विन नाम था तो उनके नाम के पर उसे केल्विन रखा गया। तो तापमान एक स्थिति है, किसी वस्तु की स्थिति को बताता है, लेकिन उसमें कितना ऊष्मा गया या नहीं गया इससे मतलब नहीं है। जैसे कि अगर एक बड़ा बर्तन में जो पानी रखा हुआ है उसमें हो सकता है कि 100 डिग्री तापमान के लिए उसमें जो ऊर्जा लगे वो एक छोटे बर्तन में जो पानी रखा हुआ है उसके 100 डिग्री पे जो ऊष्मा लगेगा उससे कहीं अधिक लग सकता है। तो ऊष्मा से हमें ये नहीं पता चलता है कि उसका तापमान कितना बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन हाँ उसका मात्रा पर निर्भर करेगा कि उसमें ऊष्मा कितना डालते हैं, और भी बहुत सारे चीजों उसके नेचर पर निर्भर करता है कि तापमान कितना बढ़ेगा या घटेगा, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं वायुमंडलीय तापमान के संदर्भ में समझना चाहते हैं। तो ये समझ में आता है कि तापमान एक स्थिति है जिसमें कि ऊष्मा से ही वो बढ़ेगा या घटेगा। अब ये ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है या इंसोलेशन है। जो सूर्य ताप आ रहा है उसी से ही पृथ्वी के तापमान बढ़ता है और उसके बाद फिर वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। उसमें अलग अलग जो प्रक्रिया है या विधि है, उन सब चीजों को अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कैसे हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है ना। तो ये समझ में आता है कि कहीं अगर ऊर्जा जितना अधिक आ रहा है तो यानी उससे ये पता चलता है कि वहां उतना ज्यादा ऊष्मा मिल रहा है, उससे ऊष्मा मिल रहा है तो उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है वहां का, ये बात समझ में आता है। अब ये जो ऊष्मा का प्रवाह है
यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वो अलग अलग विधि द्वारा जाता है। उसमें अलग अलग विधियां हैं जिसको हम लोग एक एक करके समझते हैं, और इसी से ये समझ में आएगा कि वायुमंडल का भी जो ऊष्मा प्रवाह हो रहा है, यानी तापमान में बढ़ रहा है घट रहा है, वो उस विधि से प्रभावित होता है या उस विधि द्वारा होता है। कौन कौन सी विधि है? तो पहला है विकिरण या रेडिएशन। रेडिएशन या विकिरण, विकिरण विकिरण विधि है ना। ये रेडिएशन क्या है? रेडिएशन क्या होता है ये समझते हैं। रेडिएशन एक ऐसा विधि है या प्रोसेस है जिसमें कि ऊष्मा का प्रवाह या हीट का जो फ्लो है या एनर्जी का फ्लो है, वो बिना किसी मीडियम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। हमारे तक यानी पृथ्वी तक जो ऊष्मा आ रहा है सूर्य से, वह इसी विधि से आता है। यानी बीच में कोई किसी तरह का कोई मीडियम नहीं है, ना वहाँ गैस है, न लिक्विड है, न सॉलिड है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास एक स्थान से यानी अंतरिक्ष से होकर पृथ्वी तक ये विकिरण के माध्यम से ये ऊष्मा हमें प्राप्त हो रहा है। तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन में इसमें किसी तरह का मीडियम की आवश्यकता नहीं है ना। मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मीडियम या माध्यम, कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, सकता नहीं है, नहीं होती है। इस तरह से विकिरण मेथड से ये ऊष्मा का प्रभाव होता है। हमारा जो पृथ्वी है, इस पर उड़ने वाली जितनी वस्तु है, वो सब रेडिएट करते हैं, अपने एनर्जी को रेडिएट करके दूसरे तक फैलाते हैं। जैसे कि रात में जो तापमान दिन में जो हम शोषण कर रहे हैं सूर्य से, उसे पृथ्वी फिर वापस अंतरिक्ष में भेजने का या एटमॉस्फेयर में भेजता है, उसमें वो रेडिएशन होता है। और हर एक वस्तु का अपना अपना एक रेडिएशन करने का, कितना रेडिएशन होगा ये निर्भर करता है उस बॉडी के नेचर पर, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना ऊष्मा अवशोषण किया और फिर उससे कितना बाहर निकल रहा है ना। तो रेडिएशन मेथड। दूसरा जो विधि है ना, वह है कंडक्शन। दूसरा जो है वह है कंडक्शन या परिचालन। ये विधि, ये क्या होता है? जब कोई दो वस्तु है ना, दो बॉडी एक दूसरे के साथ संपर्क में, टच में रहेगा, तब ये कंडक्शन विधि के द्वारा ऊष्मा का प्रवाह होता है। इसमें होता क्या है कि जो बॉडी ज्यादा गर्म है, उधर से ऊष्मा ठंडे बॉडी की तरफ प्रवाह करता है। इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी आग में अगर हम लोहे के छड़ को पकड़े, तो जो छड़ का एक सिरा है वो अगर आग की तरफ है तो वो गर्म होता है, लेकिन अगर पीछे की तरफ का जो सिरा हम पकड़े हुए हैं वो भी कुछ देर के बाद हमें गर्म महसूस होता है। जैसे खाना बनाने का बर्तन वगैरह में देखते हैं कि वो उसका हैंडल गर्म हो गया, ये कैसे हो रहा है? ये कंडक्शन से हो रहा है, टच में है, उसके टच में है, इससे प्रभाव हो रहा है। ये ज्यादातर जो सॉलिड मटेरियल है उसमें ये प्रवाह ज्यादा होता है। और दूसरा इसमें उस तरह का जो मेटल है जो सुचालक है, कंडक्टर है ना। कंडक्टर होगा तो वो भी हीट को प्रवाह करेगा। इसमें जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है उसके थ्रू ये प्रवाह करता है एक दूसरे को। तो कंडक्शन यानी टच अगर किए हुए हैं तभी वो उसमें प्रवाह होगा, और इसमें जो गर्म है उससे ठंडे की तरफ, यानी जो ज्यादा गर्म है उससे कम गर्म की तरफ ये प्रवाह करता है। दूसरा एक इसमें एक चीजें और समझने की है कि अगर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर का
उतना तेजी से ऊष्मा का प्रवाह होगा, है ना। ये हीट ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ हीट ऑफ कूलिंग में इसको समझते हैं। जिन्होंने एक लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसमें ये बताता है कि जो सराउंडिंग का डिफरेंस जितना अधिक होगा उतना टेम्परेचर का ज्यादा प्रभाव होगा। तीसरा जो है ना, यह संवहन, कन्वेक्शन, संवहन। अब हमारे वायुमंडल में ये मेथड से ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि ये जो संवहन की प्रक्रिया है ये फ्लूइड में या तरल पदार्थ में इससे इस विधि के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फ्लूइड कहने का मतलब चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, है ना। लिक्विड या गैस दोनों फ्लूइड कहलाता है। तो जो तरल है या गैसियस पदार्थ है, इसमें ये विधि संवहन विधि होता है। इसमें क्या होता है कि जो संपर्क में है वो पहले गर्म होता है, और गर्म होने के बाद उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी उसका जो घनत्व है कम होता है। कम होने के कारण से हल्का हो जाता है, हल्का होने से वो ऊपर चला जाता है, और भारी जो है जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो फिर से उसके संपर्क में आ जाता है, और इस तरह से एक प्रक्रिया शुरू हो जाता है। और ये तब तक चलता है जब तक कि पूरा टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए, तब तक ये संवहन की प्रक्रिया चलते रहेगा। तो जैसे कि हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं, है ना, पानी को गर्म कर रहे हैं, इसमें हीट दे रहे हैं, यानी चूल्हे पर लगाए हुए हैं, तो यहाँ इसका जो मॉलिक्यूल है ये गर्म होके, गर्म जैसे होगा इसका डेंसिटी कम होगा, और ऊपर में ये भारी वाला है, ऊपर में भारी, तो ये हल्का होने के कारण ये ऊपर जाता है, और भारी वाला इसका इसके जगह पर ले लेता है, और ये इस तरह से ये संवहन की प्रक्रिया चलती रहता है तब तक कि पूरे लिक्विड का टेम्परेचर एक समान नहीं होता। यानी अगर इसमें हम लोग थर्मोमीटर डालें तो टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, ये दिखाएगा तब तक जैसे कि अगर ये इसमें जितना उष्मा डाल रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये इस प्रक्रिया से गर्म होता है। वायुमंडल में भी इसी तरह से होता क्या है कि जो पृथ्वी पर हम लोग इसके पहले के टॉपिक में डिस्कस किए थे कि जो पृथ्वी पर जो सूर्य ताप आ रहा है वो विकिरण के द्वारा वायुमंडल में जाता है, और उसमें फिर बहुत सारे गैसेस हैं वो जो एब्जॉर्ब करती हैं, है ना। तो सबसे पहले जो सूर्य का किरण आया वो अगर थोड़ा बहुत जो एब्जॉर्ब किया गैस, उसके अलावा जो ज्यादा मात्रा में है वो सीधे पृथ्वी की सतह पर पड़ रहा है, वो गर्म होता है। फिर उसके संपर्क में जो हवा है वो पहले गर्म होगा, वो गर्म होता है, और ये ठंडा, ये गर्म जैसे ही हुआ इसका घनत्व कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। हल्का होता है तो ये ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है तो ऊपर में जो भारी वाला हवा है जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आ जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है, और फिर वो संपर्क में आ जाता है, ठीक है। और इस तरह से हमारा वायुमंडल में तापमान का या कहें कि ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, तो ऊष्मा प्रवाह होगा, ज्यादा ऊष्मा जाएगा तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से ये संवहन की प्रक्रिया होती है। पानी में जैसे बताया या गैस में ये दोनों चीजें होती है। तो वायुमंडल में ये जो प्रक्रिया है इसके कारण से ज्यादा हमें संवहन की प्रक्रिया के कारण से ही तापमान में वृद्धि देखने को मिलता है। या वायुमंडल में है, वायुमंडल में बताए थे कि बहुत सारे गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल है, और हमारा वाटर वेपर है। तो उसके कारण से जो सूर्य के किरण आ रहा है पृथ्वी तक, तो बीच में ये वायुमंडल से होकर गुजर रहा है, तो इसमें जो गैसेस है ये कुछ पार्शियल रूप से इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उष्मा का अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण से भी वायुमंडल में कुछ उष्मा का प्रवाह होता है। तो पार्शियल एब्जॉर्प्शन, पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट,
बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये पार्शियल एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि जो गैसेस हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारे गैस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हमारा जलवाष्प है या धूलकण है, इसके कारण से ये इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या धूलकण के कारण से स्कैटरिंग हो रहा है, इसके कारण से भी उसका तापमान में वृद्धि करने में है। पांचवा जो विधि है वो है कि वायुमंडल में जो जलवाष्प है, जल और वाष्पीकरण जब होता है, तो वाष्पीकरण के बाद वापस जब कंडेंसेशन होता है फिर से लिक्विड में, गैस से लिक्विड में जब आ रहा है वेपर, तो ये क्या करता है कि लैटेंट हीट एक रिलीज करता है, गुप्त ऊष्मा। ये बता चुके हैं कि जो पानी है वो पानी जब लिक्विड से भाप बनता है ना, भाप बनता है, तो हम ये पाते हैं कि 100 डिग्री पर या 0 डिग्री पर, अगर कहें कि 0 डिग्री पर इसमें आइस भी हमको देखने को मिलता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर भी है, पानी भी है ना। उसी तरह से 100 डिग्री टेम्परेचर पर ये हमारा वाटर भी है, और 100 डिग्री टेम्परेचर पर हमें वेपर भी मिलता है। अब क्या है ये समझना है, तो हम देखते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि एक बर्तन में पानी अगर हम लिए और उसमें जो है उसमें उष्मा डाल रहे हैं, मतलब हीट डाल रहे हैं, तो वो गर्म होगा, उसमें थर्मोमीटर डालते हैं, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर नाप रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन जिसमें भी नापे, तो उसमें हम देखें कि वो तापमान बढ़ रहा है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक पहुंचा, लेकिन भाप नहीं बन रहा है। 100 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच गया लेकिन भाप नहीं बना, और उष्मा डाले तब भी वो टेम्परेचर हमको 100 ही दिखा रहा है, और अब भाप बनना शुरू हो गया, भाप निकलने लगा। तो ये एक्स्ट्रा जो उष्मा हमने डाला वो कहाँ गया, वो दिख नहीं रहा है। टेम्परेचर हमको मेजरमेंट में, थर्मोमीटर में दिखना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है जब उष्मा डाल रहे हैं, तो लेकिन वो नहीं दिख रहा है, तो कहाँ गया, तो ये दिखता नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं गुप्त उष्मा, है ना, गुप्त उष्मा। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है या एक्स्ट्रा हीट का जरूरत पड़ता है, इसी हीट को हम कहते हैं गुप्त उष्मा। तो अगर लिक्विड से गैस में जब जा रहा था तो उसमें जाने के लिए एक्स्ट्रा उसमें डालना पड़ा, उसी तरह से अगर गैस से लिक्विड में जब आ रहा है तो उतना गुप्त उष्मा को पहले निकालना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, है ना, तभी वो दूसरे स्टेट में आएगा। तो ये जो गुप्त उष्मा बाहर जब रिलीज करता है कंडेंसेशन के समय में, वेपर का, तो वो कहाँ जाता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही जा रहा है। तो इसके कारण से, है ना, इसके कारण से लैटेंट हीट के कारण से रिलीज ऑफ लैटेंट हीट का रिलीज हो रहा है, इसके कारण से एटमॉस्फेयर में गर्म होता है। और ये आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, साइक्लोन वगैरह में या थंडर स्टॉर्म वगैरह पढ़ेंगे, उसमें तो देखेंगे कि जो समुद्र वगैरह में जो साइक्लोन आता है, खासकर ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसका मेन रीजन ये लैटेंट हीट ही होता है, ओरिजिन हो जाता है। तो लैटेंट हीट के रिलीज के कारण से भी हमारा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का बढ़ना या घटना प्रभावित। एक्सपेंशन है हवा का, है ना, हवा का एक्सपेंशन और कंप्रेशन के कारण से भी टेम्परेचर में अंतर होता है। जैसे हम लोग एडियाबैटिक लैप्स रेट जब पढ़ेंगे, एडियाबैटिक लैप्स, अभी नॉर्मल लैप्स रेट बताए थे कि एल्टीट्यूड बढ़ने से प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री तापमान में गिरावट आ जाता है, इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन एडियाबैटिक लैप्स रेट उसको कहते हैं जिसमें, लेकिन अंदर में ही इसके वॉल्यूम में कम या ज्यादा होने से, यानी कंप्रेशन या रेयरिफिकेशन करने के कारण से
तो उसमें तापमान में अंतर आ जाता है ना। तो इसके कारण से भी एडियाबैटिक लैप्स रेट से एक्सपेंशन या कंप्रेशन के कारण से तापमान बढ़ता है घटता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे कि जब हवा ऊपर उठ रहा होता है तो ऊपर उठ रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक तरह से हवा में जब मतलब नीचे से जब ऊपर जा रहा है ना, तो जब एक्सपैंड करेगा तो टेम्परेचर में कमी होगा, गिर जाएगा, और जब कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कंप्रेशन और रेयरिफिकेशन से या एक्सपेंशन से भी टेम्परेचर में अंतर होता है। तो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन के कारण से तापमान में अंतर होता है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो उसको डेंसिटी कम मिला तो फैलने लगता है तो तापमान घट जाता है ना। बाहर से कोई टेम्परेचर नहीं दिया, एटमॉस्फेयर से कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, उसको एडियाबैटिक कहते हैं, रुसोद है ना। रुसोद मतलब वो बाहर से नहीं ले रहा है, सब उसके अंदर का ही जितना है, लेकिन अंदर के ही उसके मॉलिक्यूलर में चेंज होने के कारण से उसमें ये तापमान में बढ़ोतरी होती है। ये घटनाएं हमारा एटमॉस्फेयर में होता है और इसके कारण से भी तापमान बढ़ता और घटता है वायुमंडल, है ना। तो